हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 16 जनवरी 2021। इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल दैट इज़ विद होप। वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो आज से शुरू होने वाला है, तो उसी से रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल है। वैक्सीन से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल हम डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अलावा हमारे सामने ये जो दूसरा आर्टिकल है वो भी वैक्सीन प्लस बोल रहा है, तो ये प्लस क्या है इसके बारे में जानेंगे। ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। ये प्लस अगर हमने अचीव कर लिया ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको वैक्सीन देने की ही हो सकती है, कुछ बीमारियों में नौबत ही ना आए, और वो है न्यूट्रिशियस फूड अवेल कराना। देखेंगे इस आर्टिकल को, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। इसके अलावा ये जो सेकंड आर्टिकल दैट इज आफ्टर इम्पीचमेंट, ये अमेरिका की पॉलिटिक्स के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सपोर्टर्स को इंस्टिगेट किया, और वो फिर बाद में आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त इंसरेक्शन देखने को मिला, एक रिबेलियन देखने को मिला कैपिटल हिल, जहाँ पे यूएसए में वाशिंगटन डीसी कैपिटल में ये पूरा अपराइजिंग देखने को मिला था। तो वो जो इंसाइटमेंट था ना सारा का सारा, वो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने किया। उसकी वजह क्या थी? लगातार एक चीज़ को इग्नोर करना या फिर डिनाई करना कि मैं हार गया, ये चीज़ मानी नहीं। और इस चीज़ को कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू और जो भी थे उनके थ्रू उन्होंने पूरा काम किया। तो यहाँ पर जो पॉइंट जो आता है ना, वो एक तो ये कि इंस्टीट्यूशंस का कहीं ना कहीं आप कह सकते हो प्रॉपर वर्क ना करना था। इसके बारे में हमने ऑलरेडी बहुत से डिस्कशन कर लिए हैं, बस पॉइंट्स में बात करूंगा मैं अभी। दूसरा ये कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, फेक न्यूज़ को या फिर इस तरीके की न्यूज़ को जो कि कहीं ना कहीं वायलेंस क्रिएट कर सकती है, ऐसी न्यूज़ को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। तो सोशल मीडिया भी यहाँ पर फेल हुआ था। तीसरा, यूएसए में केवल ये इम्पीचमेंट मोशन लाने से ही इस तरीके से डेमोक्रेसी अगर सेफ रह गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ सही है। देखो, अगर डेमोक्रेसी अपने आप में हार्ड, मतलब डेमोक्रेसी को अपने आप में जीतना, ठीक है, डेमोक्रेसी तब जीतती है, बहुत ही हार्ड वॉन होती है, बहुत मुश्किलों से मिलती है डेमोक्रेसी। तो इसका मतलब केवल वहीं पे एंड नहीं है, आपको हार्ड मेंटेन भी करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी मेहनत भी करनी होगी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को मेंटेन रखने के लिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ थी, वो हमने डिस्कस की। बाकी इस आर्टिकल से हमारे लिए कुछ भी काम करनी है तो नहीं डिस्कस करेंगे। फिर आपके सामने ये आर्टिकल है हैप्पीली अनमैरिड। साउथ कोरिया में आप देखोगे लगातार पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रहा है, और उसकी वजह क्या है कि अब की बार जो डेटा रिलीज हुआ है वहाँ पे साउथ कोरिया में, पता पड़ा है कि डेथ रेट जो है वो बर्थ रेट से ज़्यादा हो गई है। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा एक तरीके से ग्रेवर सिचुएशन बन सकती है, धीरे धीरे पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है। और रही सही में जो फीमेल्स है, वुमेन है वहाँ की, वो अनमैरिड रहना चाहती है। इसकी वजह पेट्रियार्कल सोसाइटी। अभी एक पूरा मुद्दा निकल के आया है जिसमें एक सिटी के लॉज इस तरीके से बनाए गए हैं कि एक लेडी, चाहे वो प्रेग्नेंट है या डिलीवरी होने वाली है, इतनी मतलब क्रूशियल सिचुएशन में से निकल रही है या क्रिटिकल सिचुएशन है उसकी, तो भी उसको अपने घर पर पूरी व्यवस्था करके जानी पड़ेगी, अपने हस्बैंड के लिए पूरे अरेंजमेंट्स करके जाने पड़ेंगे। तो आप देखोगे बड़ा एक शॉकिंग, जो आप कह सकते हो ना कि कितना शॉकिंग डेटा मैं आपको बताने वाला हूँ इस आर्टिकल से, वो ये कि साउथ कोरिया में वुमेन का नंबर्स, जो ये चाहती हैं, जो ये नहीं चाहती कि वो शादी करें, उनका नंबर आप देखोगे 44% 2018 में जो कहती थी कि हाँ हम शादी नहीं करना चाहती, वो बढ़ करके कितना हो गया 62%। सॉरी एक सेकंड, अभी थोड़ा सा डाउन हुआ है, एक सेकंड। हाँ, मैंने उल्टा बता दिया। इसमें यह है कि जो शादी करने के लिए जो रेडी हों उसका नंबर 62% हुआ करता था, वो घट करके अब 44% ही रह गया है। तो आप देख सकते हो पॉपुलेशन डिक्लाइन के लिए कितना बड़ा है। तो पेट्रियार्कल सोसाइटी को इम्पोज करना, ये चीज़ कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक बन रही है। तो यहाँ से एक पॉइंट हम कहीं ना कहीं पिक कर सकते हैं। कभी भी यूँ आए ना कि हाँ इनइक्वालिटीज़ किस तरीके से प्रेवलेंट है। साउथ कोरिया जो एशिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है, टेक्नोलॉजी जाइंट्स में कंसिडर होता है। और इसी तरीके से आप देखोगे जो OECD ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें भी अगर आप देखोगे तो जेंडर गैप की बात करो तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है यहाँ पर। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये अगर डेवलप्ड सोसाइटी में ये है, तो हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में तो बहुत सारी प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रही हैं। तो ये चीज़ें कैसे फिर हमें एनकरेजिंग एक्सपीरियंस करवाएंगी, ठीक है। तो ये आर्टिकल का मेन जिस्ट हमने देख लिया। इसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज रिव्यू द परेड।
अभी 26 जनवरी को जो परेड होने वाली थी उसको देखो रिड्यूस तो कर दिया गया। आर्टिकल है सी उदय भास्कर। देखो इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत तो है नहीं इस आर्टिकल में, बट पॉइंट जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट वो मैं बता देता हूँ कि बोला कि परेड पे जितना खर्चा होता है उस खर्चे को एक बार डाइवर्ट अगर कर दिया जाए, उस खर्चे को कम कर दिया जाए, तो जो आर्मी स्कूल्स हैं या फिर जो भी गवर्नमेंट फंडेड स्कूल्स हैं जहाँ पर गवर्नमेंट पैसा लगाना चाहती है, लगाना चाहिए एजुकेशन को एनकरेज करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, वहाँ पर पैसा नहीं लग पा रहा है। तो इसी चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं कि बोला कि कोविड-19 पेंडेमिक चल ही रहा है। दूसरा, कोई आपका फॉरेन एनवॉय मतलब फॉरेन कोई एम्बेसडर, कोई कह सकते हैं ना कि एक तरीके से कोई प्रीमियर, फॉरेन प्रीमियर आ नहीं रहा है आपके यहाँ पर, तो उसके बावजूद आप अगर परेड करवाते हो, वैसे रिड्यूस कर दिया नंबर्स को, बट फिर भी अगर आप बजट देखो परेड के ऊपर तो 2001 में 145 करोड़ रुपए खर्च हुआ करते थे परेड के पूरे प्रोग्राम्स में, जबकि वीआईपी सिक्योरिटी अरेंजमेंट और वो ट्रैफिक डाइवर्जन वो सारा सिस्टम वो अलग, उसके खर्चे अलग है। और 2014 में बढ़कर 320 करोड़ हो गया। राइटर ये बोल रहे हैं कि 2020 की परेड जो थी उसमें लगभग 500 करोड़ तक का आप एस्टिमेट मान करके चलो। तो इतना खर्चा हो रहा है, जबकि अगर हम देखें तो एक यहाँ पर बात जो कर रहे हैं वो आर्मी स्कूल की कर रहे हैं, कि एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आर्मी स्कूल्स हैं, बहुत सारी ऐसी हैं जो बंद होने के कगार पर हैं, जिनमें यह बताया जा रहा है। एक तो ये देखो केरल में कोजाकुतम जगह है, वहाँ पर एक आर्मी स्कूल है, बोलो वो स्कूल बंद होने के कगार पर आ गई है और उसको 6 करोड़ रुपए की ज़रूरत है वहाँ पर, मतलब 6 करोड़ रुपए की फंडिंग अवेलेबल है, जबकि परेड पे इतना खर्च हो रहा है। तो क्यों ना इस फंडिंग को आप डाइवर्ट करके एजुकेशन सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताई जा रही है। और हाँ, ये 26 जनवरी की जो पूरे ये पॉइंट है, इसकी जो कंसिडरेशन थी, इसका आप देखोगे कि ये अपने आप में एक अनप्रेसिडेंटेड कदम भी उठाया है इंडियन गवर्नमेंट में कि एनुअल बजट का जो डॉक्यूमेंट है उसको अब की बार आप देखोगे प्रिंट नहीं कराया जाएगा। वो क्यों? कि बोला कि 100 से ज़्यादा ऑफिशियल्स को एक साथ बैठ के काम करना पड़ेगा, मतलब, और फिर बाद में वो प्रिंट आउट जो निकलेगा फिर उसके बहुत जनों के हाथ टच होंगे, तो बोला इससे थोड़ा रिस्क रहेगा कोविड-19 के स्प्रेड होने के। तो बोला अब की बार बजट जो है वो प्रिंट ना हो करके क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉनिकली ही देख करके फिर बताया जाए, जैसे आप मोबाइल में देख रहे हो अभी वीडियो। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेन चीज़ जो थी वो यही थी कि परेड या फिर जो भी खर्चे हो रहे हैं ना, उनको एसेंशियल चीज़ों में कहीं ना कहीं खर्च करने की ज़रूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास में पैसे की कमी भी है, ये भी हम जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एडिटोरियल पेज पे हमारे सामने केवल एक आर्टिकल है, वो है वैक्सीन प्लस। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट आइडिया पेज पे क्या है वो देखते हैं। आइडिया पेज पे आप देखोगे इज इंडिया नियरिंग हर्ड इम्यूनिटी, वही हर्ड इम्यूनिटी के बारे में हमने बहुत बार देख लिया, बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे आर्टिकल। एक्सेस डिनाइड, ये आर्टिकल बहुत अच्छा है। अभी एक केस, एक आप कह सकते हो लिटिगेशन रजिस्टर कराई गई है। एक तो है स्की हब करके एक वेबसाइट है, एक है आपका लिबजेन। इन ये दोनों की दोनों एक तरीके से एक्सेसिबिलिटी अवेल करवाती है, दोनों वेबसाइट्स सस्ते में या फ्री में एक्सेसिबिलिटी अवेल करवाती हैं जो पब्लिश होते हैं पेपर, रिसर्च पेपर उनसे। तो एक तो एल्सवियर, एक वीली और एसीएस, ये क्या प्रोनाउंड या फिर बहुत ही ज़्यादा आप समझ सकते हो ज़्यादा पैसे ऐंठने वाली वो वेबसाइट्स हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं, जहाँ पर एक्सेसिबिलिटी अगर आपको करनी है, रिसर्च पेपर अगर आपको देखना है या कहीं पर आप रिसर्च का नॉलेज लेना चाहते हो, तो उस चीज़ को देखने के लिए आपको यहाँ पर पैसे देने होते हैं। तो ये जो एल्सवियर, विली और एसीएस, इन्होंने लिटिगेशन फाइल कर दी किसके अगेंस्ट में? ये जो दो ओपन एक तरीके से वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर। तो देखेंगे पूरा मुद्दा क्या है रिसर्च को लेकर के, और ह्यूमैनिटीज़ का सामना अगर स्टेम से किया जाए तो किन किन क्राइसिस का सामना करती हुई दिखाई देती है ह्यूमैनिटी, देखेंगे। अच्छा आर्टिकल है, एजुकेशन सिस्टम से एसोसिएटेड ये आर्टिकल हम कंसिडर करेंगे। दूसरा, इसी पेज पे हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे अ वे आउट फॉर द बैंक। जो अभी बजट आने वाला है उसमें स्कोप ये दिख रहा है कि बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी स्टैब्लिश कर दी जाएगी, इसके बारे में बातचीत हो रही है। तो इसी के बारे में पूरा मुद्दा है। अच्छा आर्टिकल है, देखेंगे कि कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया, क्या प्रोसीजर है, इसके हिसाब से ऑलरेडी कितने कदम गवर्नमेंट ने उठा लिए जिससे कि बैंक, पर्टिकुलरली बात की जाए पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है, पीएसबीज, उनमें कैसे रिफॉर्म्स लाए जाने के कदम उठाए गए और क्या आगे स्कोप बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास 3 आर्टिकल हो गए। अब देखते हैं एक को डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है वैक्सीन प्लस। आर्टिकल लिखा हुआ है के श्रीनाथ रेड्डी के द्वारा। देखो, इम्यूनिटी जो कि वैक्सीन के बेसिस पे अगर इन्फ्यूज़ की जाएगी किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी में, वो कितने टाइम तक चलेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इम्यूनिटी को अगर हम देखें,
कि वो अगर आती भी है तो जो रेसिपिएंट है, इंडिविजुअल है, उसकी बॉडी कितनी स्ट्रांग है जिससे कि इम्यूनिटी लगातार बनती चली जाएगी। तो वो एक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब में ढूंढने की ज़रूरत है कि जो इंडिया में अब वैक्सीनेशन प्रोग्राम आज से शुरू हो रहा है। तो आंसर कहीं ना कहीं आप देखोगे हमें मिलेगा 6 महीने में या फिर 2 साल में जाकर के कि वाकई में कितना इम्यूनिटी चली और कितना काम उसने किया। और हम ये देखें कि ड्यूरेशन जो है वैक्सीन की रिस्पॉन्स का आने का, वो डिपेंड किस पे करेगा। एक तो एज क्या है, न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, या फिर आप देख सकते हो प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन क्या रही है एक इंडिविजुअल की जो कि वैक्सीन को रिसीव कर रहा है। कहने का मतलब इम्यूनिटी जो कि वैक्सीन के बेस पे आएगी तो वो इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करने वाली है, टाइम पर तो डिपेंड करेगी ही। देखो, न्यूट्रिशन को अगर इग्नोर करें तो ये अपने आप में बहुत बड़ी गलती रहती है और उसकी सज़ा कहीं ना कहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं ना कहीं देखी जा रही है, और इंडिया पर्टिकुलर अगर बात की जाए तो ठीक है। हमारी बॉडी में एक तो नेचुरल इम्यूनिटी होती है जिसको इनेट इम्यूनिटी बोली जाती है, एक एक्वायर्ड या फिर अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है। अब ये दोनों जो इम्यूनिटीज़ है ना, वो कहीं ना कहीं कोई भी वायरस या कोई भी पैथोजन के इन्फेक्शन की वजह से हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, तब जाकर के वो इम्यूनिटी बनती है। तो कहने का मतलब एक कॉन्सिक्वेंस के तौर पे निकल के आती है। बट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि ये जो इम्यूनिटी बॉडी में बनती है, इस इम्यूनिटी के बनने के तरीके को कौन इन्फ्लुएंस कर सकता है, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी बॉडी, मतलब किस बॉडी में स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी बन सकती है और किस बॉडी में नहीं बन सकती, वो डिपेंड किस पे करती है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है न्यूट्रिशन का लेवल, कितना न्यूट्रिशियस फूड कंज्यूम किया जा रहा है। देखो, वैक्सीन है वो हमारी बॉडी में एक एंटीजन स्टिमुलस डालेगा और एंटीजन स्टिमुलस डालने के बाद में हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी और एंटीबॉडीज क्रिएट हो जाएगी। ओके, अब आप देखो ये इन्फ्लुएंस किया जा रहा है कि आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया गया है कुछ ऐसा फॉरेन स्ट्रेन, एलियन स्ट्रेन, और उसकी वजह से आपकी बॉडी ने रिएक्ट किया। बट आपकी बॉडी अगर न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है तो उस केस में तो आपकी बॉडी अच्छे से उसको टैकल कर लेगी, और नहीं कर पाई तो हो सकता है आपके साइड इफेक्ट भी आने लग जाए। तो सबसे बड़ी बात क्या जाती है, न्यूट्रिशन इन्फ्लुएंस को हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। आज डाइट की बात करें, जो खाना हम कंज्यूम करते हैं वहाँ पर वाइटल न्यूट्रिएंट जिनकी ज़रूरत है वो कहीं ना कहीं हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को रोबस्ट बनाने में काम करते हैं, वो मिसिंग है। ठीक है, इन्फ्लामेशन हो सकता है बॉडी में अगर एक इंडिविजुअल की बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं है और ये वैक्सीन लगा दिया गया, तो वो जो चीज़ें हैं ना, इसके लिए कहीं ना कहीं हमें रूट लेवल पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आज जो डाइटरी हैबिट्स हैं उसमें आप देखोगे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, जिसमें बहुत सारा प्रोसेस होने के बाद में, जैसे जंक फूड आप खाते हो, कितनी प्रोसेसिंग होती है, कितना ज़्यादा डीप फ्राई होता है, फिर उसके बाद में वो खाना होता है। या फिर जैसे कोई मैदा का काम हो गया, मैदा के बेस्ड भी जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारी चीज़ें हो गई, खा रहे हैं ये रिच लोग खा रहे हैं, या फिर जिनको एक्सेसिबिलिटी है वो, उनकी वजह से भी उनको जो हाईली न्यूट्रिशियस फूड चाहिए वो नहीं मिलता। आज हमारी बॉडी की बात करें, हमारी बॉडी में जब भी हम कुछ खाते हैं ना, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरियाज ऑलरेडी हमारी आंतों में रहते हैं, हमारी गट्स में रहते हैं, और वो फिर हमारी बॉडी में इन्फ्लुएंस करते हैं इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। अब अगर आप एक्सेसिव शुगर कंटेंट वाला फूड खा रहे हो, ज़्यादा फैट, ट्रांस फैट वाला खाना खा रहे हो, रेड या फिर प्रोसेस्ड मीट खाते हो, या फिर अल्कोहल या टोबैको खाते हो, तो उस केस में क्या हो जाता है, वो जो बैक्टीरिया जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, वो माइक्रोबायोम जो आपकी बॉडी में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, वो थ्राइव नहीं कर सकता। वो कहाँ पर थ्राइव कर सकता है, एक प्रॉपर प्लांट सोर्स सॉल्युबल फाइबर डाइट के ऊपर बेस्ड होता है। उसको आप इस तरीके का फूड कंज्यूम करके डिस्टेबलाइज कर देते हो, और उसका रिजल्ट क्या निकलता है, हमारी बॉडी इम्यून नहीं रहती। आज अगर आप देखोगे तो क्या सभी के, क्या मतलब जिन लोगों के इन्फेक्शन हुआ है सभी का क्या मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा रही है, बट जिनका इनटेक अच्छा रहा है उस बंदे को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो उसी चीज़ का कहीं ना कहीं यहाँ पर राइटर बात बता रहे हैं। देखो, इम्यून रिस्पॉन्स की अगर बात करें, उससे रिलेटेड जितनी भी स्टडीज़ आई हैं वैक्सीन्स को लेकर के, पोलियो से लेकर के, कोलेरा से लेकर के, रोटा वायरस से लेकर के, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम समझ में आई है ना, वो आई है डेफिशिएंसी की। जहाँ पर भी एडवर्स इफेक्ट इन वैक्सीन्स ने दिखाए हैं, एडवर्स इफेक्ट इम्यून रिस्पॉन्स ने दिखाए हैं, वहाँ पर कमी आई है तो न्यूट्रिशन की। आज डाइटरी प्रोटीन जो है
उसकी कमी हमेशा दिखाई दे रही है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी फूड हैबिट भी वीक हो रही है और उसी की वजह से आज ये कोरोना जैसी बीमारी आकर के परेशान कर रही है हमें। ठीक है, प्रॉपर एंटीबॉडीज प्रॉपर टाइम पे नहीं बनती। अब एंटीबॉडीज खुद एक प्रोटीन होती है, तो प्रोटीन की कमी खाने में होगी तो प्रोटीन बनेगा कहाँ से? जिंक, सेलेनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स होता है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, तो वैक्सीन की एफिकेसी भी इनके बेसिस पे बहुत ज़्यादा रिलाई करती है। इसी के हिसाब से आप देखोगे विटामिन ई, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए, जो कि हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को वैक्सीन के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। तो इसकी भी कमी देखी जा सकती है। देखो, केवल एंटीबॉडी का लेवल है ना, वो जो है वो केवल न्यूट्रिशन से ही इन्फ्लुएंस नहीं होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सेल्यूलर इम्यूनिटी। एक सेल इन्फेक्ट नहीं होगी, एक कोशिका अगर इन्फेक्ट नहीं होगी तो हमारी बॉडी कैसे इन्फेक्ट हो सकती है? तो क्यों ना फिर सेल्यूलर इम्यूनिटी को बढ़ाया जाए। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन से डिपेंडेंट। कहने का मतलब न्यूट्रिशन ने सेल्यूलर इम्यूनिटी को इम्पैक्ट किया और उसी न्यूट्रिशन का सेलुलर एक तरीके से इम्यूनिटी के बेसिस पे आपका रिस्पॉन्स, आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है किसी भी वायरस को, आपकी पूरी बॉडी में इम्यूनिटी जो जनरेट हो रही है उसका। तो कहने का मतलब क्या आ गया? न्यूट्रिशियस फूड कंज्यूम करवाने की ज़रूरत है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है। 2006 में एक जापानीज रिसर्च रिपोर्ट आई जिसमें क्या देखा गया, एक चूहा, उसको 5% कैसीन मतलब मिल्क प्रोटीन के साथ में खाना खिलाया गया, मतलब उसको फीड किया गया। तो उसमें टी सेल काउंट अगर देखें, टी सेल काउंट होती है, टी सेल्स होती हैं, या आप बायोटेक्नोलॉजी ये पढ़ोगे ना 12th की जो बायोलॉजी की एनसीईआरटी की बुक है, मैंने बताया आपको पहले, वो ज़रूर पढ़ना आप, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है वो। ठीक है, तो टी सेल काउंट बुक जो काउंट है वो उस माउस में मिले 20% कम, जबकि उसी टाइम पे आप देखोगे जिस दूसरे माउस को अच्छे से फीड किया गया उसको आप देखोगे तो उसके कंपैरिजन में 20% तक कम मिली टी सेल्स। तो एंटीबॉडी कहाँ से जनरेट होगी जी? ठीक है, इसी तरीके से दूसरा एक और स्कोप बताते हैं, ये डिटेल है, ये इतनी माइन्यूट है, इतने काम की है नहीं। तो पॉइंट यहाँ पर क्या आ जाता है, देखो डीएनए बेस्ड आप वैक्सीन तैयार कर रहे हो और डीएनए खुद में अपने आप में एक एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड के बेस पे है, और ये प्रोटीन का कंटेंट है एक तरीके से। अब प्रोटीन ही अगर हमारी बॉडी में नहीं है, न्यूट्रिशन ही हमारी बॉडी में प्रॉपर नहीं है, तो किस तरीके से डीएनए का वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है? ये बड़ा सवाल है। ठीक है, एक डबल ब्लाइंड की यहाँ पर बात करते हैं। जैसे आप प्लेसिबो की बात करो, प्लेसिबो एक कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल के अंडर में आप देख सकते हो फेक जो ड्रग यूज़ की जाती है, जैसे ड्राई ट्रायल की बात की थी हमने कि फेक ड्रग यूज़ की जाएगी, उसमें ट्रायल देखे जाएंगे। तो आप देखोगे जब ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए फ्रांस में, वहाँ पर डेटा क्या मतलब रिवील होता है, क्या चीज़ निकल के आती है कि एल्डरली पर्सन जो हैं, बूढ़े लोग जो केयर होम हाउसेज में रह रहे हैं, उनकी बॉडी में एंटीबॉडी शानदार डेवलप हुई एज कंपेयर टू दोज जहां पर जिनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ बहुत कम थी जिनकी बॉडी में। तो आप देख सकते हो केयर होम में रहने वाले बूढ़े लोगों को खाना अच्छा मिला और उनके जैसे ही वैक्सीनेशन प्रोग्राम का ट्रायल लिया गया तो उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ जो जनरेट हुई वो बहुत शानदार थी और इस वजह से उनका रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का जो डर था वो कम रहा। जबकि दूसरे ग्रुप में जिनकी जो सप्लीमेंट टाइम पे नहीं ले रहे थे, खाना उनका अच्छा प्रॉपर नहीं था, वेल बैलेंस्ड डाइट नहीं थी उनकी, तो उसी दूसरे ग्रुप में आपने यहाँ पे वो डेटा बताता है कि उनके बॉडी में इम्यूनिटी एंटीबॉडी जनरेट प्रॉपर नहीं हो पाई। तो इम्यून सिस्टम को 2 मिनरल्स की बड़ी ज़रूरत है। आप देख सकते हो मिनरल्स में आप न्यूट्रिएंट की बात करो तो मिनरल्स की हमने मेजरली बात की कौन सी? जिंक और सेलेनियम। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं। एक तो आपको इसका पता भी होगा, शुरुआत में जब कोविड-19 इन्फेक्शन आउटब्रेक हुआ था तो इस टाइम वो बात बड़ी क्लियर बोली जा रही थी कि जिंक की टैबलेट्स प्रोवाइड की जाए, जिंक से ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्ट होती है हमारी बॉडी की। देखो, नेचुरल इम्यूनिटी की बात करो या फिर जो एक्वायर हम करते हैं वैक्सीन के बेसिस पे इम्यूनिटी, दोनों में न्यूट्रिशनल वैल्यू अगर जिस इंडिविजुअल की बॉडी में वो ज़्यादा होगी वो कहीं ना कहीं अच्छे से इस बीमारी को झेल सका है और झेल भी पाएगा आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर नेसेसरी ये नहीं है कि हम न्यूट्रिएंट को सप्लीमेंट करें, इन्हीं पर ध्यान दें। न्यूट्रिएंट मतलब कहने का मतलब न्यूट्रिएंट को सप्लीमेंट इसलिए ही ना करें कि केवल वैक्सीन लगना है इसलिए नहीं, हमें वाकई में देखें तो न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम, जैसे हमने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जो पूरी डिटेल पढ़ी थी वहाँ पर भी यही आ रहा था, न्यूट्रिशनल फूड नहीं जा रहा है।
हंगर की तो कमी आ रही है, बट एक्चुअल में जो कंजम्पशन है वो हंगर को तो हटा रहा है बट न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को इम्प्रूव नहीं कर पा रहा। तो हमें ज़रूरत क्या है कि प्रॉपर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी हो रहा हो क्योंकि मास इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, और उसके साथ में न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ भी सबकी इंक्रीज़ की जाए। तो हमें फूड सिस्टम पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लोगों को हेल्दी डाइट कंज्यूम करने के लिए एनकरेज करने की ज़रूरत है, जिससे कि उनकी बॉडी में नेचुरल इम्यूनिटी आ जाए, बाहर से कोई इंजेक्शन देने की ज़रूरत ना पड़े, चाहे वो माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो या किसी भी वजह से। तो बॉडी अगर फिट होगी तो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो क्या ये कोरोना जैसी बीमारियां पहले नहीं आई होगी? बहुत आई है। और एक हमने देखा था, आपको पता है, एक रिपोर्ट भी देखी थी, मैं आपको बताता हूँ उसका नाम, एक सेकेंड। हाँ, इम्यून ट्रेनिंग नाम से एक वर्ड आया था, ठीक है, कि जो लोग ज़्यादा हाइजीनिक कंडीशन में रह रहे हैं उन लोगों का इन पैथोजन से इंटरेक्शन कम होता है, तो उनकी बॉडी जो है इतनी रेडी नहीं थी इस कोविड-19 को फाइट करने के लिए। तो डेवलप्ड कंट्रीज में मोर्टेलिटी रेट क्यों ज़्यादा आई है? इसकी वजह यह है कि वो नेचर से बहुत दूर हो गए। और दूसरा, इंडिया जैसे जो कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज में मोर्टेलिटी रेट बहुत कम आई है। उसकी वजह कि बोले कि अनहाइजीनिक कंडीशंस में रहने की वजह से कोरोना जैसे जो पैथोजेंस हैं इनसे इंटरेक्शन लगातार बनता रहता है। तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में इम्यून ट्रेनिंग कंटिन्यू चलती रहती है, समझ गए? तो इसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट कम हुई है। तो ये चीज़ बड़ी शानदार आई थी, वो रिपोर्ट बहुत बढ़िया थी वो। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखना, इम्यून ट्रेनिंग। तो हमारी बॉडी जब ऑलरेडी न्यूट्रिशनल वैल्यू हमारी बॉडी की अच्छी रहेगी, इम्यून ट्रेनिंग अगर हमारी बॉडी की रही है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है कोरोना जैसे की? और मान लो फिर भी वैक्सीनेशन ड्राइव का आप पार्ट बनते हो, तो उस केस में वैक्सीन से जो एक इम्यूनिटी हमारी बॉडी में डेवलप होनी चाहिए वो भी रिस्पॉन्स अच्छे से होगा, ठीक है। अब बात आ जाती है कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, तो बोला एग्रीकल्चर और फूड सिस्टम में हमारे बहुत प्रॉब्लम है, इस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। आज हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड या फिर केवल सीरियल्स, जहां पर आप देखो कि फाइबर की कमी रहती है, वो हम खाने के तौर पे प्रोवाइड करते हैं लोगों को, या फिर कंज्यूम करने की आदत डाल दी है। इवन पल्सेस की कमी है, मिलेट्स की कमी है, फ्रूट्स की कमी है, वेजिटेबल्स की कमी है, नट्स की, फिश की, या फिर जो प्रोटीनरी डाइट हो सकती है, विटामिन मिनरल्स या फाइबर जिनसे हमें मिल सकता है, वो डाइट हमारी फूड टेबल से या हमारी प्लेट से गायब है, उसे हमें लाना पड़ेगा। मिड डे मील स्कीम में एग्स को बंद कर दिया कुछ स्टेट्स ने, जबकि हमें पता है कि एग्स से कितना प्रोटीन, कितना न्यूट्रिएंट मिलता है। तो वो भी कहीं ना कहीं एक कंसर्निंग इशू है, इस पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। एक पॉइंट आता है हमेशा कि सोशल, मतलब जो टर्म्स हैं, सोसाइटी का जो एक कल्चर का जो एक टर्म है, सोसाइटी सोशो कल्चरल इश्यूज़ हैं, उनका असर न्यूट्रिशनल वैल्यू पे आता है। जी बिल्कुल आता है, क्योंकि आप देखोगे कि जहाँ पर वेजिटेरियन लोग हैं वो नॉनवेज को बिल्कुल प्रेफर नहीं करते, बट इसका मतलब क्या हो गया कि उनको फिर न्यूट्रिशनल वैल्यू जो रिक्वायरमेंट है उनकी बॉडी की, वो प्रॉपर वे में जो इनटेक है, वो अगर वो थोड़ा बहुत भी नॉनवेज बेस्ड खाना खाएं तो उसके बेसिस पे उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकती है। बट जैसे कि कल्चरली वो क्या है, वेजिटेरियन है, तो वो उसको इग्नोर करते हैं, तो इस वजह से उनकी बॉडी में डेफिशिएंसी लगातार बनती रहती है। तो ये एक चीज़ है ना, ये अपने आप में बड़ा पॉइंट बन के आता है। और उसी वजह से कहीं ना कहीं आप देखोगे कुछ स्टेट्स में मिड डे मील स्कीम से एग्स को रिमूव कर दिया गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। रही सही में क्लाइमेट चेंज, आज बहुत सारी रिसर्च आ चुकी है जिसमें ये पता पड़ रहा है कि हमारे फूड सिस्टम में न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो और ज़्यादा घटेगी, जिसमें से कोलंबिया यूनिवर्सिटी का डेटा यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि इसमें बताया क्लाइमेट चेंज जो है वो इंडिया पर बहुत असर डालेगी 2050 आते आते, और स्टेपल फूड जो हम नॉर्मली खा रहे हैं उसकी न्यूट्रिशन क्वालिटी और ज़्यादा बिगड़ने वाली है। प्रोजेक्ट में ये क्या बताया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग जैसे जैसे बढ़ रही है उसकी वजह क्या रहेगी कि जो जिंक डेफिशिएंट पर्सन्स हैं, मतलब हमारी बॉडी में इम्यूनिटी की कमी आने वाली है बहुत ज़बरदस्त आने वाले टाइम पे, और उनके नंबर्स इंडिया में कितने हो जाएंगे आने वाले टाइम 2050 आता है 49.6 मिलियन लोग ऐसे होंगे जिनके जिंक डेफिशिएंसी होगी, 38.2 मिलियन प्रोटीन डेफिशिएंट पर्सन होंगे, तो 106.1 मिलियन तो चिल्ड्रन, और 396 मिलियन वुमेन जिनमें आयरन की प्रॉब्लम होगी, आयरन की कमी होगी। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं क्या हाईलाइट कर रही हैं कि अब क्लाइमेट चेंज का भी कहीं ना कहीं असर इस पर आने वाला है और आ भी चुका है बहुत हद तक। तो ज़रूरत क्या है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की, क्योंकि फूड को अगर हमें डाइवर्सिफाई करना है
तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तब जाकर के लोग अलग अलग तरीके का खाना कंज्यूम करेंगे। तो ज़रूरत क्या है, देखो क्लाइमेट चेंज की वजह से पानी की प्रॉब्लम भी आ रही है, वाटर स्कैसिटी, कहीं फ्लड्स इस तरीके से। तो बोले राइस कल्टीवेशन वाले बेल्ट्स है ना, वहाँ पर आप मिलेट्स और सोरगम, रागी या फिर इनको बाजरा, इनको अलाउ करो। इससे क्या होगा, एक तो न्यूट्रिशन वैल्यू की सप्लाई जो आप करना चाहते हो वो मिल जाएगी, और इरिगेशन डिमांड भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और उससे क्या होगा, ग्रीन हाउस सॉरी एनर्जी डिमांड भी कम हो गई, इरिगेशन की कम हो गई, तो ग्रीन हाउस एमिशन जो है, चाहे कोयले की कोल बेस्ड जो थर्मल पावर प्लांट है उसकी वजह से हो गई, तो जो एनर्जी जनरेशन है उसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो भी कम होता चला जाएगा। तो प्लस 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 चीज़ है। तो कहने का मतलब डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द क्रॉप, ये कहीं ना कहीं इंडिया में एनहेंस होने की ज़रूरत है, जिससे हमारी जो पूरा सिस्टम है वो क्लाइमेट रेजिलिएंट हो सके, बिना कैलोरिक प्रोडक्शन को रिड्यूस किए। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी बताई जा रही है राइटर के द्वारा। इवन अगर हम इम्यून सिस्टम की बात करें, तो अब देखो बहुत सारे मिलियंस बहुत हैं जिनको वैक्सीनेशन लगेगा और इंजेक्शन लगेगा इनोकुलेशन प्रोग्राम के अंडर में, और वो अपनी बॉडी में कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम को बूस्ट भी कर लेंगे। बट हमारे यहाँ पर अफोर्डेबल फूड सोर्सेज को और ज़्यादा मैनेज करने की ज़रूरत है, एक बैलेंस डाइट कंज्यूम करने का एक सिस्टम बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें फिजियोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली अगर हमें स्ट्रांग होना है, अगर हमारी बॉडी फिट होगी तो माइंड फिट होगा, माइंड फिट होगा तो सब कुछ फिट ही फिट। ठीक है, तो बैलेंस डाइट को हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक करने के लिए प्रमोट करने की ज़रूरत है। प्लांट, इसमें भी क्या, प्रीडोमिनेंटली प्लांट बेस्ड, देख लो वेजिटेरियन फूड को यहाँ पे बिल्कुल, क्योंकि होता क्या है, देखो प्लांट्स में कम से कम आप मिक्सिंग कर पाते हो, हाईली प्रोसेस्ड। अब हमने देखा था सिंगापुर में अलाउ कर दिया गया है वो जो मीट आ गया नया, ठीक है, प्लांट बेस्ड मीट आ गया, वो सारी चीज़ें। तो उनमें भी कहीं ना कहीं जो रिसर्च कुछ भी हो रही है उसमें भी ये देखा जाए कि न्यूट्रिशन कितना डिलीवर हो रहा है, ये नहीं कि पेट भर गया। ठीक है, दूसरा हमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को अप्रोप्रिएट बनाना होगा, और इकोलॉजी के सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रख करके फिर इन पर काम करने की ज़रूरत है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है ना, उनको देखो रेगुलेट करने की ज़रूरत है, उनको टैक्स ज़्यादा लगाओ उन पे, और उन पर डिक्रीज़ करो उनको, जिससे कि लोग उसके प्रमोशन को या फिर कंजम्पशन को कम करें, क्योंकि अल्टीमेटली फिर बाद में इस तरीके की जूनोटिक डिजीज़ आएंगी और हमें परेशान करती रहेगी। ठीक है, और इसका कहीं ना कहीं स्लो डाउन आप कह सकते हो, इसका पूरा फ़ायदा क्लाइमेट चेंज को टैकल करने में भी हो जाएगा, मिलेट्स को, रागी को, और इनको प्रमोट करने में। ठीक है, वैसे अभी सर्दियां चल रही है नॉर्थ इंडिया में, अगर आप खाना चाहो तो बाजरा और ये आपको खाना चाहिए इस टाइम पे, अगर आप घरों पे हो तो। बाकी तो देखो बाहर तो इतना पॉसिबल हो नहीं पाता, बाकी कम से कम घर वालों को तो आप इन्फॉर्म कर ही सकते हो इन चीज़ों के बारे में। इसी तरीके से हमें ज़रूरत क्या है, वैक्सीनेशन तो चलो हो ही जाएगा, अब पॉइंट ये आ जाता है कि हमारे प्लेट में क्या है, हम क्या खाते हैं, उसको भी थोड़ा ठीक कर लिया जाए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल है एक्सेस डिनाइड। यह आर्टिकल लिखा हुआ अरिंदम बनर्जी और तनुजा कोठियाल के द्वारा। रिसेंटली एक लिटिगेशन रजिस्टर कराई गई है स्की हब ऑफ और लिबजेन, किसके द्वारा, एल्सवियर, वेली और एसीएस, ये जर्नल्स हैं इनके द्वारा। तो ये मोमेंट है कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ करने का कि वाकई में नॉलेज को गवर्न करने का क्या मेथड हमारे यहाँ पर अपनाया जा रहा है। तो पॉइंट यहाँ पर राइटर जो पिक करना चाह रहे हैं, राइटर्स पिक करना चाह रहे हैं कि 20वीं शताब्दी के लास्ट के सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, तब से ग्लोबलाइजेशन एक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड पॉइंट बन गया है, एक स्टैंडर्ड बन गया है, जहाँ पर हायर एजुकेशन में भी इसी को फॉलो किया जाता है। बट पॉइंट यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं राइटर, कि भाई ये ग्लोबलाइजेशन जो है ना, ये कहीं ना कहीं एक अपने आप में एक डिलेमा सा क्रिएट कर रहा है, दुविधा बना है जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, कहाँ पर, ग्लोबल साउथ में, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बड़ा चैलेंजिंग हो रहा है। क्योंकि आज आप देखोगे रिसर्च कुछ भी हो रही है, हर एक चीज़, अब यार आपको यूरोप में या फिर अमेरिका में जाकर के सर्व करना है, या आप अपनी सोसाइटी को यहाँ पर लोकली सर्व करना चाह रहे हो आपके खुद के देश में, बस वही पॉइंट है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से कहीं ना कहीं यूरोपियन और अमेरिकन स्टैंडर्ड्स को सबने ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर दिया, और उसकी वजह से आज आप देखोगे ग्लोबल साउथ जिसमें हम भी आते हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं ये डिलेमा बन गया है कि हमें हमारी वैल्यूज़ को ध्यान में रख करके स्टडी करनी है, रिसर्च करनी है, या फिर यूरोपियन अमेरिकन सिस्टम को देख करके आगे बढ़ना है। तो इस चीज़ पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, हमारे एकेडमिक सिस्टम को इन पैरामीटर्स को थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्या सारी चीज़ें एक ही मेजरमेंट से आप तोलना शुरू कर दोगे कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी कैसी आ रही है, तो वो चीज़ तो क्या हो जाएगी, मोनोटोनस आइडिया बन के रह जाएगा। इस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। यूजीसी की बात करें, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करवाने के लिए हायर एजुकेशन में।
तो और साथ में आप देख सकते हो कि ये स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए, किसके लिए पर्टिकुलरली, ग्लोबलाइजेशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनली कौन सा स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जा रहे हो, और यूजीसी जो है स्टैंडर्डाइजेशन का जो प्रोसेस है उसका इम्पैक्ट सोशल साइंस पे, ह्यूमैनिटीज रिसर्च पे बिल्कुल ऐसे कैसे देखा जा सकता है। क्योंकि आप एक तरफ तो स्टेम की बात करते हो जिनमें आपको जो डेटा रिसर्च कुछ भी होता है, ये रिसर्च ये आपका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होती है कि आपने एक सैंपल सर्वे किया, डेटा पिक किया और उसको रिलीज कर दिया कुछ टाइम में। जबकि ह्यूमैनिटीज वाले को क्या करना पड़ता है, जैसे और ये सब्जेक्ट हो गए, हिस्ट्री हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, ये सारे के सारे जो आप पढ़ते हो जनरल स्टडीज में, राइट, केवल स्टेम को छोड़ करके, उनमें क्या होता है कि आप एक ही आर्टिकल पे 10 ओपिनियंस देख सकते हो। हम खुद देखते हैं ना कितने ओपिनियन आते हैं एक चीज के ऊपर ही, जैसे फार्म लॉज के ऊपर प्रोज एंड कॉन्स, आप क्या पढ़ते हो, फायदे और नुकसान दोनों चीजें हर एक टॉपिक के पढ़ते हो ना, तो वो चीज कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव हो जाती है, तो इसमें बहुत टाइम लगता है। तो उन्हीं को कहीं ना कहीं एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ये जो स्की हब और ये जो दूसरा जर्नल था, ये कहीं ना कहीं अवेलेबल कराते थे रिसोर्सेज फ्री में या फिर सस्ते में। तो ये जो बड़े जो जो पब्लिशर्स हैं ना, जर्नल्स हैं, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, यूजीसी जो है अपने खुद के इंस्टीट्यूशनल फंडिंग की बात करें या रैंकिंग की बात करें, ये प्रोवाइड करता है, ग्रांट कमीशन है, साथ में नैक और एनआईआरएफ जैसे वो सिस्टम को फॉलो करके स्टैंडर्डाइजेशन भी फिक्स करता है। तो प्रॉब्लम क्या आती है, इंस्टीट्यूशंस को इवैल्यूएट किया जाता है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसी के बेसिस पर रैंकिंग दे दी जाती है। ऑब्जेक्टिव का मतलब पॉइंट देखा, वही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आप प्रीलिम्स में करते हो पिक, ठीक है, हाँ जी ये ऐसा है, जी है, बिल्कुल है, तो इस तरीके से। जबकि आपको देखो कि इसके बारे में आपकी क्या राय है, अपना एनालिसिस दो, तो वो एक अलग चीज हो जाती है। तो ह्यूमैनिटीज कहीं ना कहीं इस चीज का कहीं ना कहीं सामना बहुत मुश्किलों से कर रही है। तो दूसरा, एक एक तो ये वजह हो गई। दूसरी वजह ह्यूमैनिटीज को कहां पे प्रॉब्लम आ रही है कि जो इंटरनेशनल डेटाबेस या जर्नल्स का जो डेटाबेस है, वो आप देखोगे ग्लोबल जर्नल्स डेटाबेस को फॉलो करते हुए दिखाई दे। जैसे स्कोपस है एक जर्नल, ठीक है, उसमें बहुत सारे ये रिसर्च पेपर वो पब्लिश होते रहते हैं, तो उसी के स्टैंडर्ड्स को लगातार आप फॉलो करते रहते हो। तो इसमें क्या होता है, जो टीचर्स हैं उनको रिकॉग्निशन भी तब मिलता है भाई कितने पेपर उन्होंने पब्लिश किए हैं। तो उस केस में वो पेपर पे लगे रहते हैं और इसी चीज़ पे कि बस ठीक है जल्दी से पेपर पब्लिश कर देंगे और जल्दी से प्रमोशन मिल जाएगा, या फिर जो भी भत्ते मिलते हैं, जो भी फैसिलिटी मिलती है ना टीचर्स को, वो फिर वहाँ पर उसी के बेसिस पे देखी जाती है कितने पेपर पब्लिश किए हैं। तो उसका असर क्या होता है, जो एक्चुअल में रिसर्च का आउटकम होना चाहिए ना, अच्छी बुक्स पब्लिश होनी चाहिए, ठीक है, वो लगातार डिक्लाइन करती जा रही है। तो ग्लोबलाइजेशन का एक ये इम्पैक्ट आप जरूर लिखना कि कितना हमारे एजुकेशन सिस्टम को ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली हार्म कर रही है। इसी के हिसाब से अगर आप देखें, डिसिप्लिन्स की हमने बात की, स्टेम की और ह्यूमैनिटीज़ की, कि कितना मुश्किल होता है, क्योंकि स्टेम तो ऑब्जेक्टिव टाइप रिसर्च पे बेस्ड होता है, जबकि आपका जो ये ह्यूमैनिटीज़ की रिसर्च होती है वो सब्जेक्टिव टाइप होती है। जैसे कि सोशल साइंस की अगर हम बात करें, सोशल साइंस में भी इकोनॉमिक्स आप पढ़ते हो, तो इकोनॉमिक्स में मेथड्स कुछ होते हैं जहाँ पर एम्फेरिकल डेटा आप पिक करते हो क्वांटिटेटिव मेथड पे, और रिसर्च आपका पब्लिकेशन फाइनल कर देते हो। बट हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, आप पॉलिटिक्स पढ़ते हो, फिलोसफी, साइकोलॉजी, लिटरेचर, इन पर रिसर्च का काम करने में सालों बीत जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक वॉल्यूम, दूसरा वॉल्यूम, तीसरा वॉल्यूम, 30 साल में 50 वॉल्यूम आपने निकाल दिए एक सीक्वेंस के, ऐसा नहीं हो पाता ह्यूमैनिटीज़ में। ह्यूमैनिटीज़ में एक पर्सपेक्टिव को ही रिसर्च करते करते, क्योंकि उनको बहुत सारी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को डील करना पड़ता है। जैसे आज अगर फार्म लॉ आए हैं तो यहाँ पर कॉरपोरेट्स क्या सोच रहे हैं, सरकार का क्या सोचना है, मिडिल क्लास क्या सोचती है, और इसी तरीके से ये फार्मर्स क्या सोचते हैं, तो इनका फिर पूरा पर्सपेक्टिव देखने में भाई बहुत टाइम लगता है। इसीलिए हमारे यहाँ पर आप देखते हो, जब आप खुद एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह सोचना शुरू कर देते हो, तब आपको लगता है कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। तो ह्यूमैनिटीज़ में जब ये सब्जेक्ट्स की बात की जाती है, तो ये तो और ज़्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो स्टैंडर्ड्स एक्लेम किए गए हैं ग्लोबली, वो कहीं ना कहीं बड़ी परेशानियों का सामना, मतलब परेशानियों का कारण बन जाते हैं ह्यूमैनिटीज़ के स्ट्रीम के लिए। अब बात आ जाती है कि जो स्टैंडर्ड्स यूजीसी ने अपने हिसाब से अपनाए हैं, वो ह्यूमैनिटीज़ के लिए कहीं ना कहीं डिससर्विस कर रही है। देखो सोशल साइंस है ना, सोशल साइंस हो गई, ह्यूमैनिटीज़ हो गई, ये इससे रिलेटेड जितनी भी बुक्स है ना, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है हमारे सिस्टम को अच्छे से बनाने के लिए, हमारे सिस्टम में नॉलेज बिल्डिंग करने के लिए। टायरनी क्या आ जाती है यहाँ पर, पीयर रिव्यू की। पीयर रिव्यू का मतलब आपने पेपर बनाया, लिखा कुछ, और अपने पीयर को भेज दिया, भाई देखो।
अब यहाँ पर ये बंदे का सोचना क्या है, क्योंकि सब्जेक्टिव मैटर है ना ये। अब सब्जेक्टिव में तो ओपिनियन आएगा। अब आपने तो रिसर्च की कुछ और सोच करके, और ये बंदा जो है जिसको आपने पेपर भेजा है रिव्यू करने के लिए, वो थोड़ा सा आइडियोलॉजिकली कहीं और टिल्टेड है, तो उसका असर तो आपके पेपर पे सीधा आ गया ना। भाई पेपर ढंग का नहीं है, इसको दोबारा से बनाओ, कैंसिल हो गया। अब इसको रिव्यू करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा। ये एक बड़ी प्रॉब्लम का कारण है। तो इस वजह से ये जो जर्नल्स थे, कौन से, स्की हब और लिबजेन, इस तरीके के जर्नल्स को बैन नहीं करना चाहिए, इनको रोकना नहीं चाहिए। क्योंकि एक तो ये कि एल्सवेयर, विली, एसीएस, ये बड़े महंगे जर्नल्स हैं। अगर इनको प्रमोशन, अगर इनको एक्सेस करें, तो जहाँ पर जो कॉलेजेस में आज देखो, जो ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड एजुकेशन जिन कॉलेजेस में मिलती है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल देखो। कंप्यूटर लेबोरेटरीज नहीं है, लाइब्रेरी में वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो वो फिर बाद में इनकी एक्सेसिबिलिटी कहाँ से लेंगे। तो सस्ते में अगर ये चीज़ अवेलेबल हो रही है मार्केट में, तो इन चीज़ों को अगर अलाउ करोगे, तो वो फिर कम से कम इन्वेस्टमेंट में भी उनको रिसर्च करने का काम मिल जाएगा। नहीं तो हाल क्या हो रहा है आप भी सुनो सोसाइटी में। बोला क्या किया है, बोला बीए किया है, क्या किया है। जबकि बीए का आप बाहर जाकर के देखो कितनी वैल्यू होती है एक प्रोफेसर की। और अल्टीमेटली आप खुद देखो कि साइंस जो है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, ये अल्टीमेटली है तो एक ह्यूमैनिटी का पार्ट ही ना। ये कोई पूरा सिस्टम थोड़े ना है, सिस्टम तो पूरा ह्यूमैनिटीज है, राइट। तो उसके हिसाब से हमें सोचने की जरूरत है, रिसर्चर्स को एनकरेज करने की जरूरत है। और यहां पर राइटर एक चीज बड़ी क्लियर बोल रहे हैं कि यूजीसी जो एक रेगुलेटर की तरह काम कर रहा है, उसको अब रेगुलेटर की तरह काम ना करके एक फैसिलिटेटर की तरह काम करने की जरूरत है। तो सीधा का सीधा क्लेम किस पर जा रहा है, यूजीसी पे। इससे क्या होगा, जो प्रॉब्लम आज ह्यूमैनिटीज में रिसर्च देख रही है प्रॉब्लम, उन्हीं को कहीं ना कहीं टैकल आउट किया जा सकता है। देखो टीचिंग के टाइम पे जब कोई एक टीचर रिसर्च करने के लिए जाता है ना, तो बहुत सारी चीज़ों उनको मिलनी होती है। एक तो पेड लीव मिले, जिसको हम प्रॉपर वे में अगर सबैटिकल्स बोला जाता है, जिससे कि वो टाइम पे, अब स्टैंडर्ड तो ये होता है कि हर 7 साल में 1 साल का सबैटिकल मिले, मतलब कि हर 7 साल के बाद में 1 साल पूरा मिले, जिससे कि वो अपने रिसर्च को आगे वो बढ़ा सके, टाइम मिले और उसमें पेमेंट भी मिलती रही उसकी सैलरी की। आज क्या हाल हो रहा है जी, स्टूडेंट टीचर रेशो का हाल देखो, बहुत बुरा हाल है। जितना स्टूडेंट्स के रिस्पेक्ट में रेशो बढ़कर के टीचर का होना चाहिए, उतना नहीं मिलता। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन बड़ी बहुत बुरे हाल हैं इसके। ग्लोबल लेवल्स के हिसाब से अगर हम देखें, तो उसमें टीचिंग आवर्स की बात करो, वो भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। रिसर्च की बात करो, ट्रैवल ग्रांट्स की बात करो, या रिसर्च पेपर जो ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी की बात करो, वो भी कहीं ना कहीं अवेलेबल नहीं है। तो एक रेगुलेटिंग रिसर्च की बजाय फैसिलिटेटिंग रिसर्च सिस्टम बनाने की ज़रूरत है, तभी जाकर के हमारे सिस्टम में हम और आगे बढ़ पाएंगे। और हमें ध्यान देने की ज़रूरत क्या है कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को केवल एक आइडिया के तौर पे हम पिक करें और हमारी रियलिटीज़ को ध्यान में देख करके उन पे काम किया जाए, क्योंकि हमें इंडिया को सर्व करना है, ना कि अमेरिकन सिस्टम को सर्व करना है, जैसे कि स्टेम में होता है। समझ रहे हो, ये चीज़ बोलना चाह रहा है राइटर यहाँ पे। तो देखो, अगर रेगुलेशन हो गया ना बिना फैसिलिटेशन के, ये लाइन बड़ी अच्छी है, ये लाइनें कहीं पर भी आप यूज कर सकते हो। रेगुलेशन विदाउट फैसिलिटेशन, ये केवल ब्यूरोक्रेटाइज कर देगा एजुकेशन सिस्टम को, जबकि हम फैसिलिटेट कर देंगे तब जाकर के प्रॉपर वे में काम हो पाएगा। तो जरूरत क्या है, एक पाथ ब्रेकिंग इंसाइट लेने की कि एजुकेशन सिस्टम में कमी कहां पर है। तो ये हो गया सारा का सारा हायर एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है अ वे आउट फॉर द बैंक, जिसमें आर्टिकल लिखा हुआ राधिका पांडे और डी प्रियदर्शनी के द्वारा। देखो, रिसेंटली एक रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि बजट जो है वो हो सकता है, अभी आने वाले टाइम पे जो बजट आ रहा है वो हो सकता है कि एक बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी स्टैब्लिश कर दे, जो कि गवर्नमेंट के शेयर होल्डिंग को बैंक्स में अपने हिसाब से मेंटेन करेगी। तो ये एक अपने आप में देख सकते हो बैंक लेड ग्रोथ स्ट्रेटेजी की जो हम बात करते हैं कि क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो है, बैंकों से जो लोन लिया जा रहा है, क्रेडिट दिया जा रहा है फर्म्स को, वो इंडिया में तो कहीं ना कहीं लगभग 50-60% के लगभग ही स्टैग्नेंट है, जबकि यूएसए, चाइना, इन कंट्रीज़ की देखोगे तो 125% तक क्रेडिट टू जीडीपी चल रहा है वहाँ पर। तो उस चीज़ को अगर हमें ध्यान में रखना है, तो इसके लिए ये बड़ा वेलकमिंग कदम होगा अगर एक बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी स्टैब्लिश कर दी जाती है, जो कि गवर्नमेंट के शेयर्स को मैनेज करेगी बैंकिंग सिस्टम में।
ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है मेन किस पर, पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वो डोमिनेट करते हैं हमारे यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर की अगर बात करें। देखो गवर्नमेंट के पास में पैसों की कमी है, फिजिकली स्ट्रेंड है हमारे यहाँ पर, क्योंकि रेवेन्यू बिल्कुल भी कम है, नॉन रेवेन्यू जो इनकम होती है, जो नॉन टैक्स रेवेन्यू आती है गवर्नमेंट के पास में, वो भी कम है। तो कहीं ना कहीं बर्डन जो है वो आ जाता है किस पे, कि क्या किया जाए फिर बैंकिंग सिस्टम। अब बैंकिंग सिस्टम में प्रॉब्लम क्या आ रही है भाई, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी जुलाई सितंबर की अगर बात की जाए, 2021 आते आते ये किया जा रहा है टारगेट कि 16.2% एनपीए बढ़ जाए, एनपीए की जो रेट है, एनपीए जो है वो 16.2% तक बढ़ जाएंगे जुलाई सितंबर 2021 में, जो कि 2020 सितंबर जुलाई में कितने थे, 9.7%। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इंक्रीमेंट देखा जाएगा एनपीएस में। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं कैपिटल एडिक्वेसी पे भी इफेक्ट आएगा कि बैंकों के पास में पैसा कितना है। इससे क्या हो जाएगा कि बैंकिंग के पास में लिक्विडिटी अगर प्रॉपर नहीं रहेगी, तो जो टारगेट किया जा रहा है ना आरबीआई के द्वारा, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी को रिवाइवल मिले, वो रिवाइवल कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना कर सकता है। एक इफेक्टिव रिकैपिटलाइजेशन ऑफ द बैंक्स अगर हम करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं बड़े सवाल उठते हैं, क्योंकि अभी तक आप देखोगे 2015-16 से लेकर के 2019-20 तक कैपिटल इन्फ्यूज कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा लगभग 3.1 लाख करोड़ रुपए का, बट परफॉर्मेंस जो आनी चाहिए वो नहीं आई। अभी भी बैंक्स जो है अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा कैग ने भी अपनी तरफ से बैंक रिकैपिटलाइजेशन 2016-17 के बाद में जितना भी हुआ है उससे रिलेटेड डिटेल्स मांगी हैं। तो उसमें ये बोला देखा जा रहा है कि कैपिटल जो है बैंकों के पास में उसकी परफॉर्मेंस कितनी आ रही है, मतलब पैसा बैंकों में डाल दिया सरकार ने, उसका रिजल्ट क्या मिला, मिल भी रहा है या फिर नहीं, या फिर वो पैसा जा कहाँ रहा है, उसकी डिटेल अब कैग ने भी मांग ली है। तो आप देख सकते हो कि कितना मिसमैनेजमेंट की यहाँ पर प्रेवलेंस देखी जा सकती है। देखो बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी अगर जो प्रपोज अभी बात चल रही है वो प्रपोज की गई थी पीजे नायक कमेटी के द्वारा 2014 में, बट वही बात है स्टैब्लिश अभी तक किया नहीं गया था। अब कमेटी ने ऑब्जर्व किया था नायक कमेटी ने कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है ना वो उनकी गवर्नेंस बहुत ही बुरी चल रही है, और जो रिकैपिटलाइज भी कर दिया गया है ना तो उससे कहीं ना कहीं फिस्कल कॉस्ट तो बढ़ गई, सरकार का खजाना तो खाली हो गया, पर वाकई में जो आउटपुट चाहिए था, जो बेनिफिट मिलना चाहिए था, उनको नहीं मिल रहा। प्रिंसिपल शेयर होल्डर कौन होता है पीएसबीज में, गवर्नमेंट खुद ही होती है, और गवर्नमेंट को लगातार घाटे का सामना करना पड़ रहा है। तो इस केस में बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी स्टैब्लिश कर देनी चाहिए जो कि गवर्नमेंट के शेयर्स को हैंडल करेगी इन पीएसबीज में। तो यहां पर बोले दो ऑप्शन आ जाते हैं, बोले क्या, बोले एक तो आ जाता है प्राइवेटाइजेशन, या फिर आप कर सकते हो वहां पर कंप्लीट ओवरहोल कर सकते हो बैंक गवर्नेंस की। प्राइवेटाइजेशन में तो क्या होता है कि गवर्नमेंट अपने हाथ में रख लेगी सत्ता, कहने का मतलब कि जितने शेयर्स हैं उनमें से 51% शेयर तो गवर्नमेंट के पास रह जाए और 49% वो इन्वेस्ट करवा ले। तो इस तरीके से गवर्निंग पावर जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में रह जाएगी। और दूसरा तरीका ये है कि जो सरकार है वो अपने स्टेक्स को 50% से कम कर ले बैंक में, और बचे हुए जो शेयर हैं वो प्राइवेटाइजेशन के तौर पे प्राइवेट कंपनीज को, प्राइवेट फर्म्स को दे दे। और जो इस तरीके से जो बोर्ड होगा, जो गवर्नर्स बैठेंगे, जो मैनेजमेंट बैठेगा, वो फिर प्राइवेट कंपनीज का ही बैठ जाएगा, गवर्नमेंट एक तरीके से इन्वेस्टर की तरह काम करने लग जाए। तो ये जो दूसरा स्टैंड है ना जिसमें गवर्नेंस भी हैंड ओवर कर दी जाए, तो वो तो देखो थोड़ा ग्रेजुअल प्रोसेस है, इसमें अचानक से नहीं होगा, बट हाँ शुरुआत प्राइवेटाइजेशन के बेसिस पे हो सकती है। देखो इस पूरे प्रोसेस में 3 स्टेजेस जहां पर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहती है, तब जाकर के पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं इंडिपेंडेंटली प्रोफेशनली मैनेज्ड लोगों के द्वारा गवर्न हो सकेंगे। क्योंकि अभी क्या है, गवर्नर कौन है, जैसे एसबीआई की बात कर लो, कौन बैठते हैं, सरकारी नौकर बैठते हैं। तो वहां पर अगर प्राइवेटाइजेशन अगर ज़्यादा हो जाता है, वहां पर प्रोफेशनल और इंडिपेंडेंट लोग जो है वो बैठ जाएंगे, तब जाके मैनेजमेंट प्रॉपर हो पाएगा। तो इससे क्या होगा, एक्सचेकर पे जो लोड बना हुआ है, एक्सचेकर का मतलब सरकार के ऊपर जो लोड बना हुआ है, वो भी अब धीरे धीरे कम हो सकता है। देखो जैसे ही पब्लिक सेक्टर बैंक्स का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है प्रोफेशनल लाइंस पे, तो उससे क्या होगा, असर क्या पड़ेगा, इससे गवर्नमेंट जो है वो अभी ऑनर है बैंकों में, वो एक इन्वेस्टर के तौर पे हो जाएगी, केवल एक इन्वेस्टर के तौर पे, ठीक है। क्योंकि अब वही बात है, ऑनरशिप किसके हाथ में चल गई, जो बड़ी फर्म्स इन्वेस्ट करेगी उनके हाथ में। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं राइटर जो है क्लियर बोल रहे हैं कि राइटर जो गवर्नमेंट है
वो अपने रिटर्न्स को राइज करने के लिए यहाँ पर फोकस कर सकती है। जो बैंकिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी होगी ये एक वेलकमिंग स्टेप बताई जा रही है, और पीएसबीज में गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए इससे बढ़िया कदम कुछ हो नहीं सकता। बट यहाँ पर ज़रूरत है कि इस मैटर को थोड़ा सा डिटेल में देखा जाए। देखो, ऑनरशिप और गवर्नेंस, इन दोनों की अगर बात करें तो ये बहुत ही क्रूशियल होगी। इन दोनों को देखा जाएगा बीआईसी के द्वारा। ऑनरशिप का मतलब कि सरकार अपनी जो मालिकाना है क्या उसको छोड़ रही है कि नहीं, और फिर गवर्नेंस की बात करें, जो बोर्ड मेंबर बैठ रहे हैं वो लोग गवर्नमेंट के अपॉइंटेड लोग हैं, या फिर आप देख सकते हो ये लोग सरकारी लोग बैठ रहे हैं, या फिर प्राइवेट लोग जो प्रोफेशनल हैं वो लोग। तो बैंकों से तो चलो ठीक है, बीआईसी अपने हिसाब से टैकल करवा लेगा ये जो गवर्नमेंट के जो शेयर्स हैं वो डाउन करके। बट बीआईसी खुद का कितना है, खुद में कितने लोग बैठेंगे, खुद की ऑनरशिप किसके हाथ में रहेगी, गवर्नेंस किसके हाथ में रहेगी। अगर यहां पर भी सरकारी सिक्का ही चल गया तो इस तरीके से तो आपने तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम में एक लेयर और चढ़ा दी, है कि नहीं। तो पॉइंट यहां पे क्या आ जाता है कि बीआईसी खुद भी है ना, वो भी प्रोफेशनल लोगों की ही यहां पर डोमिनेंस होने की जरूरत है, तब जाकर के गवर्नेंस अच्छी होगी। नहीं तो बैंकों को तो आपने रिलीव कर दिया गवर्नमेंट की ऑनरशिप से, पर बीआईसी में सरकार अगर अपनी खुद की चलाती रहेगी, सरकारी लोग इसमें बैठ गए, तो फिर मतलब क्या रहा, फिर तो बैंकों के ऊपर एक लेयर और चढ़ा दिया आपने, फिर तो जो टारगेट है वो तो अचीव ही नहीं हो पाया। तो जरूरत क्या है, इसके ऊपर ध्यान देने के लिए आगे सोच समझ के चलने की है। देखो, पीजे नायक कमेटी की रिकमेंडेशन बेसिस पे ही बीबीबी बैंक बोर्ड ब्यूरो स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। और फिर इसमें यह कहा गया था कि जैसे जैसे बैंक बोर्ड ब्यूरो आगे काम करेगा, फिर बाद में जैसे बीआईसी स्टैब्लिश कर दिया जाएगा तो बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है वो इसी में मर्ज हो जाएगा, सबज्यूम हो जाएगा। तो 2016 में इसको स्टैब्लिश कर दिया। बट पॉइंट क्या निकल के आता है कि जो यहां पर कमेटी ने रिकमेंड किया था कि बैंक बोर्ड ब्यूरो में प्रोफेशनल लोग बैठने चाहिए, जो एक तरीके से इंस्टीट्यूशंस में ध्यान देने वाले लोग हैं उनको बिठाओगे, तो उनकी बजाय बिठा किसको दिया, मेंबरशिप 3 जनों की थी उसको एक्सपेंड करके और बढ़ा दिए गए, और गवर्नमेंट खुद अपॉइंट करती है उन मेंबर्स को। इवन आरबीआई का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है उसमें। तो ये जो चीज़ है ना, ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी आप कह सकते हो डिस्करेजिंग बनती हुई दिखाई देती है, जो टारगेट किया गया था। तो सीनियर बैंकर्स को बिठा दिया गया है, उसके साथ में आरबीआई के रिप्रेजेंटेटिव बिठा दिए गए हैं। तो ये जो कंसर्न है ना, ये ही कहीं ना कहीं बीआईसी पे भी हाईलाइट होता हुआ दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि ये इंश्योर कर दे कि बीआईसी जो है वो अपनी खुद की सर्कमस्क्राइबिंग और खुद का रोल अपने हिसाब से डिसाइड करे और आगे काम करे। और जो अल्टीमेट सक्सेस है वो डिपेंड करती है किस पे, रिफॉर्म्स पे। तो जो रिफॉर्म्स है उसमें हमें कहीं ना कहीं ध्यान देने की ज़रूरत है, उसके लिए माहौल बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। बैंक्स को प्रॉपर फंक्शन करवाना है तो उनको इंडिपेंडेंट बोर्ड की ज़रूरत है, एक टैलेंटेड जो लोग हैं उनके सिलेक्शन की ज़रूरत है जो डिसीजन ले सके इंडिपेंडेंटली। और इसी चीज़ को कहीं ना कहीं नायक कमेटी ने अपनी तरफ से सजेस्ट किया था। अब राइटर जो बोलना चाह रहे हैं वो ये कि बीबीबी जो है ओरिजिनली एनविसाज किया गया था इसी कमेटी के द्वारा, ये मैंने आपको बता ही दिया कि अपॉइंटमेंट कर दिए जाएंगे, और फिर जैसे ही बीआईसी आएगा तो उसमें इसको सबज्यूम कर दिया जाएगा, किसको, बैंक बोर्ड ब्यूरो को। और बैंक बोर्ड ब्यूरो का आपको पता है एक क्वेश्चन भी आया था, जो सीनियर बोर्ड मेंबर्स होते हैं ना मैनेजमेंट के बैंकों के अंदर, उनके अपॉइंटमेंट के रिलेटेड, और वैकेंसीज ना रहे बोर्ड में जिससे कि डिसीजन लेने में प्रॉब्लम ना आए, तो उनके अपॉइंटमेंट को ध्यान में रखना, प्लानिंग अपॉइंटमेंट को प्लान करना, वो सारी चीज़ें करने के लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो एस्टैब्लिश किया गया था। अब बैंकों में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी को रेगुलेट करना या कम करना, उसके लिए बीआईसी की बात हो रही है। बट अभी भी आप देखोगे आने वाले टाइम पे, अब देखते हैं, अब बीआईसी की बात अब हो रही है, एक टाइम बाउंड मैनर में अगर ये काम होता है तो ये कहीं ना कहीं एनकरेजिंग सिग्नल है। ऑब्जेक्टिव क्या है बीआईसी का, वो है क्लियर, मतलब जो ऑब्जेक्टिव है ना, जो हमने देखा पूरा भी, वो क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। अगर कैपिटल राइज ही करना है सरकार को, ठीक है, तो वहां पर अगर इन्वेस्टमेंट को कहीं ना कहीं एसेस करने की जरूरत है। देखो, गवर्नमेंट अभी तो ऑनर है ना, ऑनर तो भाई वही है, मालिक तो घाटा भी खाएगा तो फायदा भी, अभी तो नुकसान ही हो रहा है। बट अब मालिक जो है वो कहीं ना कहीं अपने स्टेक्स को कम कर रहा है, मालिक मतलब सरकार, और अगर वो अपने स्टेक्स को कम कर रहा है तो अब सरकार को बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए बैंकों के अंदर अगर आगे जाए भी तो, क्योंकि कुछ बैंक ऐसे हैं जो वाकई में बहुत बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। नॉन परफॉर्मिंग बैंक्स को तो वहाँ पर कहीं ना कहीं डिसॉल्व करने की जरूरत है, या फिर उनको तो बिल्कुल ही हैंड ओवर कर दो, प्राइवेटाइजेशन उनका पूरा कर दो। तो यहां पर सबसे बड़ी बात क्या आ जाती है, इन्वेस्टमेंट को असेस करने की जरूरत है, जब बात हम बीआईसी की कर ही रहे हैं तो, ठीक है। इसके अलावा इस रिगार्ड में
आरबीआई ने भी बार बार प्रीवियसली कहा है कि बीआईसी का जो स्ट्रक्चर है ना, उसके अंदर रिजर्वेशन रखा जाए, जिससे कि जो पोटेंशियल जो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, उनको जो चैलेंजेस का सामना करना पड़े, उनको जो रिस्क है वो ओपन अप रहे, जो रिटर्न है जो बैंक परफॉर्म कर रहे हैं उनसे जो कुछ भी रिटर्न उनको मिल रहा है, जो रिस्क है उनको, वो बड़ी क्लियर रहे। कहने का मतलब एक ट्रांसपेरेंट डिमांड की जा रही है आरबीआई के द्वारा कि एक ऐसा मैकेनिज्म स्टैब्लिश करो जिसमें बैंकों में अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है, बैंकों से कोई रिस्क आने का स्कोप भी रहे, तो ऐसा नहीं कि बीआईसी बीच में एक लेयर के तौर पर आ जाए और एक तरीके से लोगों को पागल बना रहा हो। वहाँ पर बीआईसी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मैनर में काम करे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। दूसरा, इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड हमने बहुत सारे इश्यूज देखे हैं, जैसे यस बैंक वाला हमने इशू मुद्दा देखा था। तो इस तरीके से अगर प्राइवेट बैंक्स प्राइवेटाइजेशन कर दिया, बट प्राइवेट बैंक्स में भी जो पूरी कमियां है ना, वो अगर रिपीट होती रही तो कहीं ना कहीं सवाल उठते रहेंगे ये कि भाई प्राइवेटाइजेशन कर तो दिया, तो ये आप जो टारगेट अचीव करना चाह रहे हो वो तो हुए नहीं, इवन बर्बादी और हो रही है। तो उस केस में इन सवालों को ध्यान में रख करके बहुत सोच समझ के आगे चलने की ज़रूरत है। बीआईसी स्टैब्लिश करना अच्छा सिग्नल है, बट एक तो ये लेयरिंग नहीं होनी चाहिए, एक इस तरीके के घपले नहीं होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट मैनर में काम होने की ज़रूरत है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपेरेटिव है, ज़रूरत है कि केयरफुली इन सारे कंसर्न्स को, क्वेश्चंस को एड्रेस किया जाए और जो रीस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए गवर्नमेंट की खुद की ऑनरशिप की इन पीएसबीज में, वो प्रॉपर वे में हो और बीआईसी के अंदर प्रोफेशनल लोग बैठें। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे आ जाती है। प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो ये एक अपने आप में एक बेटर ऑल्टरनेटिव अभी करंटली दिखाई दे रहा है, बजाय कि ऑनरशिप को बिल्कुल रिमूव कर दिया जाए। जो हमने देखे ना, दो ऑप्शन बताए थे पीजीएनआई कमेटी के अकॉर्डिंग, एक तो प्राइवेटाइजेशन, एक ओवरहोलिंग हो जाए पूरी गवर्निंग की। तो गवर्नेंस तो अभी छोड़े ना, बाकी प्राइवेटाइजेशन किया जा सकता है, धीरे धीरे गवर्नमेंट अपने स्टेक्स डाउन कर सकती है। तो इसके लिए पहला कदम क्या होगा, बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट्स जो हैं उनको रिपील कर दे, या फिर और साथ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट है उसको रिपील कर दिया जाए। इससे क्या होगा, धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन आराम से आगे बढ़ पाएगा और जैसे जैसे कन्वीनियंट फील करे सरकार, उस तरीके से अपने स्टेक डाउन करती करती और फिर ऑनरशिप भी ट्रांसफर कर दे। तो इस तरीके से डिस्कशन यही खत्म है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।